हेलो स्टूडेंट। आज हमें 12th क्लास की केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं इसे। तो वैद्युत रसायन ये होता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत है वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वो वैद्युत रसायन कहलाती है। कि इसके अंदर वैद्युत ऊर्जा को तो रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का जिसका अध्ययन करते हैं वो वैद्युत रसायन होती है। अब इस तरह की ऊर्जा परिवर्तन का कार्य सेल करते हैं। ऊर्जा परिवर्तन का कार्य वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का काम पूर्ण देते हैं, सेल करते हैं। और जो सेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वैद्युत रासायनिक सेल और दूसरे होते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। अब वैद्युत रासायनिक सेल का काम है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं वो वैद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। और वैद्युत अपघटनी सेल यानी कि वे सेल जो वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलते वो सेल कहलाते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। तो बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए पहले वैद्युत रासायनिक सेल को ही पढ़े। तो वैद्युत रासायनिक सेल कौन सा जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत रासायनिक सेल होगा। अब जैसे गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल, या जो शुष्क सेल जो होता है, जो रेडियो के अंदर घड़ी के अंदर जिनमें डालता है वो सेल शुष्क सेल, तो वो हो जाएंगे वैद्युत रासायनिक सेल। या फिर जो बैटरियां जो होती हैं, इन्वर्टर की बैटरी, गाड़ियों के अंदर, वाहनों के अंदर जो बैटरियां होती हैं वो भी काम करते हैं रासायनिक ऊर्जा के द्वारा भी वैद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित होती है। तो सारे के सारे वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं। अब जो डैनियल सेल है या गैल्वेनिक सेल है उसे लैब के अंदर भी बनाया जा सकता है। तो लैब के अंदर डैनियल सेल को किस प्रकार बनाया जा सकता है वो देखिए। डैनियल सेल तो डैनियल सेल जैसा एक वैद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करेगा। किस तरह बनाएंगे? 11वीं के अंदर भी पढ़ा है कि दो बीकर लेते हैं, ठीक है, दो बीकर लिए, एक के अंदर ZnSO4 का सॉल्यूशन भर देते हैं और दूसरे में कॉपर सल्फेट का, जिसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन भरते हैं उसमें जिंक की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में डाल देते हैं, जिंक की, जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरते हैं उसमें कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में लगा देते हैं। इसके बाद में दोनों जो इलेक्ट्रोड है उन्हें एक वोल्टमीटर के द्वारा, एक स्विच के द्वारा एक पतले तार के द्वारा, एक बल्ब के द्वारा जोड़ देते हैं। बल्ब दोनों इलेक्ट्रोडों को वोल्टमीटर लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं, बल्ब लगा देते हैं, विद्युत के तार के द्वारा इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। अब दोनों जो सॉल्यूशंस है, दोनों जो विलयन है, उन विलयनों को भी एक यू आकार की कांच की नली के द्वारा जोड़ दिया जाता है।
दोनों विलयनों को यू आकार की कांच के नली के द्वारा जोड़ देते हैं। ये यू आकार की कांच की नली जो होती है ये होती है साल्ट ब्रिज, लवण सेतु। लवण सेतु जोड़ते, इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, इनका एक जेली समान पदार्थ इसके अंदर भर दिया जाता है और उस जेली समान पदार्थ भरने के बाद में नली के दोनों तरफ रुई की डाट लगा दी जाती है। काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो जिंक की छड़ होती है वो एनोड का कार्य करती है और कॉपर की छड़ कैथोड का कार्य, ठीक है। इस तरह से लगा देते हैं। अब जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच को ऑन करने पर बल्ब जलने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न हुई थी वो वैद्युत ऊर्जा में चेंज हुई। रासायनिक ऊर्जा कहां से उत्पन्न हुई? क्योंकि यहाँ जिंक और कॉपर दो इलेक्ट्रोड लगा रहे थे। अब जिंक और कॉपर में से जिंक जो धातु है वो ज्यादा क्रियाशील, जिंक धातु अधिक क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील होने के कारण जिंक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करती है, जिंक इलेक्ट्रॉन निष्कासित करती है। अब इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से और कैथोड की ओर जाता है। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए? उधर पहुंच गए, एनोड से कैथोड की ओर गए। यहां लिखते हैं हम, इधर इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव एनोड से कैथोड। अब इस कारण जब इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव हुआ तो इस कारण विद्युत धारा का भी प्रभाव हुआ। अब विद्युत धारा का प्रभाव इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होता है, यानी कि विद्युत धारा का जो प्रभाव होगा वो इसके विपरीत होगा। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तो एनोड से कैथोड की ओर या जिंक की छड़ से कॉपर की ओर, और धारा का प्रवाह हाँ कॉपर से जिंक की ओर होने, इस कारण बल्ब जलने लगा। अब इस दौरान यदि दोनों सेल दोनों को जोड़ा आपस में जोड़ा है तभी ये प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। यानी कि यदि केवल हम जिंक की छड़ और ZnSO4 का सॉल्यूशन लेते हैं तो ये आधा सेल और इसी तरह ये भी एक आधा सेल है, यानी कि ZnSO4 का सॉल्यूशन और जिंक की छड़ ये क्या कहलाता है? अर्ध सेल कहलाता है, अर्ध सेल। इसी तरह ये भी क्या है? एक अर्ध सेल। जब दोनों अर्ध सेल आपस में जोड़ दी जाएंगी तब कंप्लीट डैनियल सेल बनता है। अब जब इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो सेल के अंदर क्या अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया भी देखनी जरूरी। सेल के अंदर क्या अभिक्रिया हो रही है? तो सेल के अंदर अभिक्रिया जैसे हम देखें, अभिक्रिया एनोड पर, एनोड पर। एनोड किसका बना है? जिंक का बना है। जिंक अधिक क्रियाशील धातु है तो इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन करेगा। तो Zn ने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करे और इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर वो Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया और 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर। अब इलेक्ट्रॉन एनोड से गए कैथोड की ओर। कैथोड तो अभिक्रिया कहां होगी? कैथोड। अब कैथोड किसका बना है? कॉपर का। अब कॉपर उदासीन है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस में जोड़ी जाएगा, लेकिन कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कॉपर +2 और SO4 -2 आयन। अब विलियम के अंदर उपस्थित कॉपर +2 आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सॉलिड कॉपर का निर्माण करते हैं और ये कॉपर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीकृत हो जाता है, बढ़ने लगता है इसके ऊपर। तो कैथोड के ऊपर यह अभिक्रिया। यदि हम सेल की टोटल रिएक्शन लिखें तो भी लिख देंगे कि सेल में कुल अभिक्रिया क्या हुई है। तो इधर Zn कॉपर प्लस, Zn ने इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए, Zn+2 कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए C। तो ये सेल की हो गई टोटल अभिक्रिया। तो ये सेल में अभिक्रिया हो गई। तो यहाँ इस सेल के अंदर जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न हुई और वो रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज हो गई? वैद्युत ऊर्जा में। इस कारण ये बल्ब जलने लगा। अब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हमेशा कहाँ होता है? एनोड से कैथोड की ओर ही होता है और धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होता है। तो कंप्लीट सेल के अंदर अभिक्रिया होती है। अब यहाँ यदि
इस सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ की गणना की जाए, विद्युत वाहक बल, इसके विद्युत वाहक बल का मान 1.1 वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर होता है। तो वो विभव का अंतर कितना है यहाँ? 1.1 वोल्ट है। अब 1.1 वोल्ट है तो इस ईएमएफ की गणना किस तरह करते हैं? ईएमएफ विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं? तो उसके लिए सूत्र है ईएमएफ होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या फिर कहें कि कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। अब राइट इनकी राइट साइड का जो अर्ध सेल है उसका इलेक्ट्रोड विभव माइनस में लेफ्ट साइड का जो अर्ध सेल है उसका इलेक्ट्रोड विभव, उन दोनों का जो अंतर है वो सेल का ईएमएफ आ जाएगा, विद्युत वाहक बल। अब यहाँ देखिए ई राइट माइनस लेफ्ट, कैथोड माइनस एनोड। अब राइट साइड में कौन सा सेल जुड़ा है? कॉपर। लेफ्ट साइड में कौन सा जुड़ा है? जिंक वाला सेल है, कॉपर। तो कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव का मान बड़ा भी है, कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव का मान 0.34 वोल्ट होता है और जिंक के इलेक्ट्रोड विभव का मान माइनस 0.76 वोल्ट होता है। ठीक है, अब आगे लेके 0.34 माइनस माइनस हो गया प्लस 0.7, तो ये हो गया 1.10 वोल्ट। यानी कि ये सेल का ईएमएफ या विद्युत वाहक बल का जो अंतर आया वो कितना आया? 1.1 वोल्ट आया। तो यानी कि जो डैनियल सेल है उसके ईएमएफ का मान 1.1 वोल्ट है। अब इस 1.1 वोल्ट ईएमएफ है इसका विद्युत वाहक बल का अंतर है। यदि इस सेल के साथ में बाहर से कोई विभव जोड़ा जाए, इसके साथ में बाहर से कोई विभव लगाया जाए, इसके बराबर लगाया जाए, इससे कम लगाया जाए, इससे अधिक लगाया जाए, तो इसके अंदर तीन स्थितियां हो सकती है कि इसके अंदर बाहर से जब विभव लगाएंगे तो हम 1.1 वोल्ट के बराबर लगा के देखेंगे, 1.1 वोल्ट से कम लगा के देखेंगे, ये 1.1 वोल्ट से अधिक लगा के देखेंगे। तो तीन स्थितियां होंगी। देखो, यदि बाह्य विभव 1.1 वोल्ट, बाह्य विभव कितना लगाया? 1.1 वोल्ट लगाया, तो सेल के अंदर कोई अभिक्रिया नहीं, ना इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होगा ना धारा का प्रभाव होगा, सेल में कोई अभिक्रिया नहीं, ये किसी तरह का कोई प्रकरण नहीं चलेगा, क्योंकि ईएमएफ भी 1.1 वोल्ट और बाहर से विभव भी कितना लगाया? 1.1 वोल्ट। दोनों विभव क्या हो गए? बराबर हो गए, तो सेल के अंदर कोई प्रकरण नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। पहली कंडीशन। दूसरी, यदि बाह्य विभव कम है 1.1 वोल्ट, बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से कम लगाया है, तो कम लगाया है तो सेल पर जिस तरह काम कर रहा है उसी तरह काम करेगा। मैं बाहर से जो विभव लगाया वो तो है कम, और सेल का ईएमएफ है विद्युत वाहक बल है ज्यादा, तो ज्यादा है तो फिर सेल के अंदर जो अभिक्रिया चल रही है कि जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता रहेगा, कॉपर से जिंक की तरफ धारा का प्रभाव, और सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल की तरह ही कार्य करेगा, यानी कि एक वैद्युत रासायनिक सेल की तरह ये कार्य करता है। दूसरी कंडीशन। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? यदि बाह्य विभव अधिक लगाया 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट से अधिक लगाया, तो बाहर से विभव ज्यादा लगाया है। अब बाहर से विभव ज्यादा लगाया है तो फिर सेल के अंदर उल्टी अभिक्रिया होती है। बाहर का विभव ज्यादा है तो बाह्य विभव ज्यादा है, तो फिर कॉपर से Zn की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होने लगता है, और Zn से ऊपर की ओर धारा का प्रभाव। और अब सेल जो है वैद्युत रासायनिक सेल नहीं, क्योंकि बाह्य विभव ज्यादा है, बाह्य विभव ज्यादा है
तो वैद्युत ऊर्जा किसमें चेंज हो जाएगी, रासायनिक ऊर्जा के अंदर, क्योंकि बाहर से विभव ज्यादा लगा है, वैद्युत ऊर्जा ज्यादा आ रही है, इसलिए अब सेल एक वैद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करेगा। अब ये वैद्युत रासायनिक सेल भी वैद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करेगा। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि अपना जो वैद्युत रासायनिक सेल है वो एक वैद्युत अपघटनी सेल की तरह भी कार्य कर सकता है। तो कब कर सकता है, जब यदि बाह्य विभव उसके ईएमएफ से ज्यादा लगा दिया जाए, तो उसके अंदर जो ईएमएफ आएगा, जो विभव आएगा, वो उसके अंदर वैद्युत रासायनिक सेल के विपरीत अभिक्रिया करेगा, इस कारण वो एक वैद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करेगा। तो ये होगी स्थितियां। अब इन सब की तो बात होगी। अब ये जो साल्ट ब्रिज है, लवण सेतु, इसका क्या कार्य है, क्यों लगाया है, तो ये आयनों को बैलेंस करता है। आयनों को किस तरह बैलेंस करता है कि मान लीजिए Zn ने इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर दी, इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर दिए, तो कौन सा आयन बढ़े, Zn+2। किसमें आएंगे, इस सॉल्यूशन में आएंगे Zn+2 आयन। तो इस तरह सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 आयनों की सांद्रता बढ़ने लगी, तो सॉल्यूशन अनबैलेंस। इसलिए क्या होगा, इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा है वो किसका भरा है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सब भरा हुआ है। तो इसके अंदर से जब Zn+2 आयन इसमें बढ़ेंगे, इस वाले सेल के अंदर, तो लवण सेतु के अंदर जो भी पदार्थ भरा है उसके अंदर से कौन से आयन आएंगे, जो ऋणायन है, जो ऋणायन है वो ऋणायन यहाँ आ जाए, जैसे मान लीजिए क्लोराइड आयन। तो अब ये किसको, इन आयनों को उदासीन कर, अब सॉल्यूशन बैलेंस रहे। इसी तरह इधर सॉल्यूशन में से कौन सा आयन निकलेंगे, भाई कॉपर+2 आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर का निर्माण करें। तो सॉल्यूशन में से कॉपर+2 आयनों की सांद्रता हो रही कम, सॉल्यूशन में कौन सा आयन ज्यादा हो गए, फिर SO4- सल्फेट आयन ज्यादा हो गया। अब सल्फेट आयन ज्यादा होगी तो लवण सेतु के अंदर जो भी पदार्थ भरा हुआ उसके अंदर से उसके विपरीत आयन, जैसे पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन आए, ये पोटेशियम आयन सल्फेट आयनों को करेंगे, वैद्युत उदासीन करेंगे, वो सॉल्यूशन को बैलेंस करेंगे। तो यानी कि आयनों की जो सांद्रता है उसको समान बनाए रखते हैं, तो उसके लिए लवण सेतु को काम में लिया जाता है। तो एक लवण सेतु एक कांच की नली होती है, तो इसके अंदर सॉल्यूशन को भरने के बाद में दोनों तरफ रुई की डाट लगा दी जाती है, ताकि वो अब दोनों सॉल्यूशन के बीच रख दिया जाता है, जिसके अंदर जिस आयन की मात्रा कम होगी वो उसी को बैलेंस करने का काम करेगा। तो ये काम होता है। तो ये हो गया डैनियल सेल। ईएमएफ हो गया, इसके अंदर क्या अभिक्रिया होगी, यदि बाह्य विभव लगाया जाए तो क्या अभिक्रिया होगी, वो सब बताएं। अब आगे है इलेक्ट्रोड विभव। किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, कि मान लीजिए ये कोई एक धातु की छड़ और ये ऐसी धातु का, ये लवण का कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी धातु की छड़ है, कॉपर की है, जिंक की है, सिल्वर की, किसी की भी है, और इसका सॉल्यूशन है। अब जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन के साथ चार्ज किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो आवेशित करने पर ये धातु की छड़ या तो विलयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है या विलयन को इलेक्ट्रॉन निष्कासित करे। कि जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन के सापेक्ष करते हैं, आवेशित करते, चार्ज करते हैं, तो वो या तो विलयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी या विलयन को इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगी। इसके कारण इसमें एक विभव उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है, और ये विभव क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब ये इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का हो सकता है, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो अलग होगा, इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगी तो अलग होगा। तो दो प्रकार का विभव हो सकता है, एक तो
ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यानी कि जब धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करेगी तो वो कहलाएगा ऑक्सीकरण विभव। जैसे कोई मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए तो वो कहलाएगी गैसीय होंगे, तो यहां होगा ऑक्सीकरण, यहां विभव जो उत्पन्न होगा। दूसरा होता है अपचयन विभव। अपचयन विभव क्या होगा कि जब धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, जैसे M+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो अपचयन हुआ है, तो इस तरह उत्पन्न विभव क्या कहलाएगा? अपचयन विभव कहलाएगा। तो यानी कि यहाँ दो तरह के विभव हो गए, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। जबकि एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव किसको माना गया है? अपचयन विभव को ही माना गया है, क्योंकि एक ही विभव मानते हैं, दोनों नहीं। अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड के विभव के रूप में माना गया है, लेकिन उसके साथ में मानक परिस्थिति होनी जरूरी है कि 298 केल्विन ताप और 1 एटमॉस्फेयर दाब और 1 मोलरता उसकी सांद्रता। तो उस समय जो अपचयन विभव होगा वो उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। पर वो समझिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है कि जब धातु की छड़ को हम उसके विलयन के सापेक्ष आवेशित करते हैं तो वह तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी विलयन से या उसको इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगी, इस कारण उसमें विभव उत्पन्न होगा, वो इलेक्ट्रोड विभव होगा। दो प्रकार का होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण जब इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो रहा है तो ऑक्सीकरण विभव, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है तो अपचयन विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव 298 केल्विन ताप, 1 एटमॉस्फेयर दाब और 1 मोलरता सांद्रता के ऊपर अपचयन विभव के कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जैसे हम किसी से पढ़ेंगे, जैसे अभी पढ़ा था हमने कॉपर +2 का, तो कॉपर +2 का मानक इलेक्ट्रोड विभव कि कॉपर +2 से वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कॉपर बना दी, उस समय इसके इलेक्ट्रोड विभव प्लस 0.34 वोल्ट होता है। इसी तरह Zn+2 से Zn जब होता है तो उस समय इसके इलेक्ट्रोड विभव -0.76 वोल्ट होता है। तो ये सारे अब इलेक्ट्रोड विभव, ये सारे मानक इलेक्ट्रोड विभव। और आगे अगली क्लास में बढ़ेंगे।